किसी गोदी मीडिया न्यूज चैनल में हिम्मत नहीं है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सवाल पूछने की या चुनाव आयोग से सवाल पूछने की कि जिस दिन दिल्ली में वोट पड़ रहे हैं उस दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महाकुंभ में डुबकी लगा रहे हैं। और यह कैसे होता है दोस्तों? मैं आपके सामने कम से कम 10 मिसाल पेश करने वाला हूं कि जब वोटिंग पड़ रही होती है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसी धार्मिक स्थल पर होते हैं और उसका फिर लाइव प्रसारण चलता रहता है पूरे दिन। यह कैसे होता है दोस्तों? मगर आज मेरा यह कार्यक्रम सिर्फ इस मुद्दे पर नहीं है। एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महाकुंभ में डुबकी लगा रहे थे, जिसके ऊपर गोदी मीडिया न्यूज चैनल का ब्रेथलेस, बगैर सांस रोके कवरेज चल रहा था, और दूसरी तरफ अमेरिका में बेइज्जत किए गए भारतीयों को, कम से कम 104 भारतीयों को अमेरिका ने वापस भारत भेजा है, हाथों और पैर में बेड़ियां लगवाकर। ये 104 भारतीय जो हैं वो भारत उतरे, इसका जिक्र तक नहीं है गोदी मीडिया में। मैं एक बात स्पष्ट कर दूं, इन 104 भारतीयों का मजाक नहीं बनाया जाना चाहिए। आप सोच सकते हैं ये लोग कितने होपलेस रहे होंगे, किस कदर नाउम्मीद रहे होंगे कि अपनी जान जोखिम में डालकर अपनी पत्नी, अपने बच्चों के साथ वो एक देश में घुसते हैं अवैध तरीके से, क्योंकि उन्हें भारत में कोई उम्मीद नहीं दिखाई दे रही होती है। और अब इन्हें वापस भेजा गया है हाथों और पैरों में बेड़ियां डालकर। अब ये घर वापस जाएंगे, किस कदर डिप्रेशन का शिकार होंगे, क्योंकि भारत में उनके लिए कोई उम्मीद नहीं है। सबसे बड़ी बात, हाथों और पैर में बेड़ियां डालकर हमारी विश्व गुरु सरकार, विश्व गुरु प्रधानमंत्री ऐसा कुछ नहीं कर पाए कि कम से कम इस तरह से उन्हें बेइज्जत ना किया जाता। सबसे बड़ी बात, इस तरह की तस्वीर शायद ही आपको पहले कभी देखने को मिली होगी, मगर मजाल है कोई गोदी मीडिया न्यूज चैनल जो राष्ट्रवाद के मुद्दे पर, देशभक्ति के मुद्दे पर पिछले 11 सालों से आपको ब्रेन वॉश कर रहा है, इस मुद्दे पर भारतीय अस्मिता की बात करें। मैं इसकी चर्चा करूंगा दोस्तों, मगर सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की महाकुंभ की डुबकी। कायदे से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को महाकुंभ की इस तरह की डुबकी राजनीतिक तौर पर इसलिए नहीं लगानी चाहिए थी क्योंकि महाकुंभ में एक महाहादसा हुआ है। वहां मृतकों के वजूद को उत्तर प्रदेश सरकार स्वीकार करने को तैयार नहीं है। राष्ट्रपति के अभिभाषण में इसका जिक्र तक नहीं किया जाता है। प्रधानमंत्री दिल्ली में जब वोटिंग हो रही होती है तब ये डुबकी लगाते हैं। और सबसे दिलचस्प बात, इस इतिहास को बार बार क्यों दोहराया जाता है? जब भी देश में कहीं वोटिंग हो रही होती है, प्रधानमंत्री किसी ना किसी धार्मिक स्थल पर कैसे पहुंच जाते हैं। आज मैं बाकायदा आपको मिसाल के साथ पेश करना चाहूंगा दोस्तों, और आपको याद होगा इससे पहले भी मैं इसका जिक्र करता रहा हूं। पिछले 6-7 सालों से मैं अपने अलग अलग मंचों पर इसका जिक्र करता रहा हूं, मगर दैनिक भास्कर ने मेरा काम आसान कर दिया है। उन्होंने एक बहुत ही शानदार रिपोर्ट की है। वो कह रहे हैं 12 बार वोटिंग के दिन मोदी तीर्थ पहुंचे, 8 में से 6 मौकों पर बीजेपी सत्ता में आई। आज दिल्ली में वोटिंग, महाकुंभ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। अब मैं आपको बतलाने वाला हूं कि वोटिंग हो रही होती है और प्रधानमंत्री किस तरह से किसी ना किसी तीर्थ स्थल पर पहुंच जाते हैं। इस तस्वीर को गोदी मीडिया दिखा रहा है, मगर जिन भारतीयों को बेइज्जत किया गया उसका जिक्र तक नहीं दोस्तों। कितनी बड़ी त्रासदी है कि सबसे पहले दोस्तों आज ही का दिन देख लीजिएगा। आज 5 फरवरी 2025 प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाकुंभ की डुबकी लगाई, और आज आप जानते हैं दिल्ली में चुनाव हो रहे थे। उसके बाद दोस्तों हरियाणा विधानसभा चुनाव 5 अक्टूबर 2024 प्रधानमंत्री ने महाराष्ट्र के जगदंबा माता मंदिर में पूजा की। और आप ये भी जानते हैं हरियाणा में किसको जीत हासिल हुई थी। यहां प्रधानमंत्री एक तीर से 2 शिकार कर रहे थे। हरियाणा में वोटिंग हो रही थी और कुछ ही दिनों बाद महाराष्ट्र में चुनाव होने वाले थे, और गोदी मीडिया ने इसका भी लाइव प्रसारण किया। और यहां पर भी चुनाव आयोग जो है वो कुंभकर्णी नींद सो रहा था। उसके बाद तीसरी मिसाल आपके सामने, लोकसभा चुनाव के दौरान 20 मई को पुरी के जगन्नाथ मंदिर में प्रधानमंत्री ने पूजा की। नतीजा आपके सामने है। उड़ीसा में भाजपा को जो है विधानसभा में भी जीत मिली और लोकसभा चुनावों में भी 56 फाड़ सीटें मिली। उस वक्त भी कोई चुनाव आयोग कहीं पर नहीं दिखाई दिया था। इसके बाद दोस्तों जगन्नाथ के बाद यह मिसाल आपके सामने, लोकसभा चुनाव 1 जून 2024 विवेकानंद रॉक मेमोरियल में साधना। आप जानते हैं भाजपा को लोकसभा चुनावों में 240 सीटें मिली थी।
उसके बाद लोकसभा चुनाव में 2024 में तारीख 13 मई पटना साहिब गुरुद्वारा में लंगर सेवा। आप जानते हैं 40 सीटों में अधिकतर सीटें भाजपा गठबंधन को मिली। इसके बाद अगली मिसाल 2024 5 मई तारीख अयोध्या राम मंदिर में पूजा। हालांकि यहां पर फैजाबाद में हार का सामना करना पड़ा था। फिर एक और मिसाल कर्नाटक विधानसभा चुनाव, तारीख पर गौर कीजिए 10 मई 2023 राजस्थान के श्रीनाथ जी मंदिर में प्रधानमंत्री ने पूजा की। और आप देख सकते हैं प्रधानमंत्री बीच में यहां बैठे हुए हैं, और एक भगवा चोले में है, उनको शॉल ओढ़ाई गई है और आसपास आपको यहां पर बाकायदा पुजारी दिखाई दे रहे हैं। प्रधानमंत्री यहां पर प्रधानमंत्री नहीं लग रहे हैं। ऐसा भी नहीं लग रहा है कि कोई व्यक्ति पूजा कर रहा है, ऐसा लग रहा है कि कोई खुद मूर्ति है ये जिसकी पूजा की जा रही है। अगली मिसाल लोकसभा चुनाव 19 मई 2019 केदारनाथ में, याद कीजिएगा प्रधानमंत्री ध्यानमग्न हो गए थे। यह तस्वीर आपको याद है और इसकी चर्चा भी मैंने उस वक्त अपने प्लेटफॉर्म पे की थी। इस तरह का खेल लगातार चला आ रहा है। चुनाव आयोग से सवाल पूछो तो इनके पास कोई जवाब नहीं होता है। जैसे मैंने कहा ना, ब्रेथलेस, बगैर सांस को थामे गोदी मीडिया का कवरेज चल रहा होता है, मगर मजाल है प्रधानमंत्री से कोई सवाल किया जाए या चुनाव आयोग से सवाल किया जाए कि ये क्या मजाक चल रहा है भाई। मैं स्पष्ट कर दूं, प्रधानमंत्री किसी धार्मिक आयोजन में जा रहे हैं, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है, मगर उसकी नुमाइश तो मत कीजिए ना, उसका राजनीति के लिए तो इस्तेमाल मत कीजिए। खासतौर से महाकुंभ महाहादसा, जहां 1000 से 1500 लोग जो हैं वो लापता बताए जाते हैं। दैनिक भास्कर की खबर के मुताबिक मृतकों की तादाद कम से कम 200 बताई जा रही है। उस आंकड़े पर चर्चा नहीं, मुआवजे पर बात नहीं, मगर ये सब बातें हो रही हैं। मिसाल यहां थमती नहीं है दोस्तों। फिर देखिए पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव हुआ था, तारीख 27 मार्च 2021। प्रधानमंत्री कहां पहुंच जाते हैं? देश में नहीं तो बांग्लादेश में ही सही, बांग्लादेश के मतुआ मंदिर में, क्योंकि आप जानते हैं कि बंगाल के चुनावों में जो मतुआ समुदाय है उसके लिंक्स जुड़े हुए हैं बांग्लादेश से, तो स्वाभाविक सी बात है प्रधानमंत्री वहां पहुंच गए और वहां के मंदिर में उन्होंने पूजा की। यह सारा खेल चलता है। उसके बाद एक और मिसाल, आखिरी मिसाल, गुजरात विधानसभा 12 दिसंबर 2027 और प्रधानमंत्री को आप यहां देख सकते हैं अंबाजी मंदिर में पूजा चल रही है। फिर आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, मीडिया की क्या प्रायोरिटी, क्या प्राथमिकता होनी चाहिए? प्रधानमंत्री की महाकुंभ में ली गई डुबकी, या जिन भारतीयों को बेइज्जत किया गया अमेरिका से, वो जब वापस लौटे उनके दुख दर्द को समझना, उनकी वेदना को समझना? इंतजार कीजिए, मैं उसकी चर्चा करने वाला हूं। मगर मैं आपको एक छोटा सा क्लिप दिखाता हूं आज तक का। यहां पर आप देखिएगा, रिपोर्टर बता रहा है कि प्रधानमंत्री नाक पकड़कर डुबकी नहीं लेते हैं, वो सांस अंदर लेते हैं और तब डुबकी लेते हैं, और इसके क्या फायदे हैं। मगर इन्होंने अनजाने में एक बात कह दी जिसमें पूरा भाजपा का खेल एक्सपोज हो गया कि इस तरह से डुबकी लगाने में कैमरा को बहुत आसानी होती है इसे कैप्चर करने में। यानी कि ये सारा काम जो है, उसका काम क्या है? पब्लिसिटी, खूब प्रचार मिले। यानी कि प्रधानमंत्री जिस अंदाज में डुबकी लगाते हैं वो भी कैमरे के लिए बहुत ठीक है। सुनिए रिपोर्टर साहब क्या कहते। इंतजार कीजिएगा दोस्तों, मैं आपके सामने पेश करूंगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो डुबकी लगाई और गोदी मीडिया ने किस तरह का कवरेज किया, उसकी ढेरों मिसाल मैं आपके सामने पेश करूंगा। मगर सबसे पहले दोस्तों देखिए किस तरह से विमान उतर रहा है। यह विमान 104 भारतीयों को ला रहा है। वो 104 भारतीय जिन्हें बेइज्जत किया गया, जो अवैध ढंग से अमेरिका में रह रहे थे। हम में से कई लोग इनका मजाक उड़ा रहे हैं, इन्हें बेइज्जत कर रहे हैं, मगर आपको इनकी वेदना को समझना पड़ेगा। सोचिए ये लोग कितने डेस्परेट होंगे। इनमें से अधिकतर गुजरात से हैं। सही सुना आपने, अधिकतर गुजरात से हैं। ये लोग अपनी जान जोखिम में डालकर अमेरिका गए, अवैध ढंग से रह रहे थे, बेहतर सपने के लिए, बेहतर भविष्य के लिए। मगर हुआ क्या? देखिए किस तरह से बेड़ियों में बांधकर इन्हें भेजा गया। इन तस्वीरों को देखिए एक एक करके।
एक तरफ आप अपने परिवार के साथ, क्योंकि जो लोग पहुंचे हैं ना उनमें छोटे छोटे बच्चे भी हैं, तो आप सोच सकते हैं अवैध ढंग से कई लोग डंकी रास्ते से गए। डंकी आप जानते हैं ना, शाहरुख खान की एक फिल्म आई थी। यानी कि अलग अलग देशों से अवैध ढंग से उनकी सीमाओं को पार करना, समुंदर को पार करना, जान को जोखिम में डाल के अमेरिका पहुंचना, यह होता है डंकी का तरीका। और इनमें से कई लोग टूरिस्ट वीजा पर चले जाते हैं और वहां पर वो लोग रहने लग जाते हैं। अब ये लोग वापस आए हैं, बेइज्जत होकर वापस आए हैं। हमारी विश्व गुरु सरकार चाहती तो डोनाल्ड ट्रंप से अपील करती कि कम से कम इस तरह से इन्हें बेइज्जत करके ना भेजो। मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, क्या एक आम इंसान की, एक आम भारतीय की इज्जत की कोई परवाह नहीं है सरकार को? ये जो भारतीय होते हैं, ये जो एनआरआईज होते हैं, ये जो भारतीय अमेरिका ब्रिटेन में बसे हुए हैं, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए रॉक शो, रॉक कॉन्सर्ट्स करते हैं। मगर आज इनमें से कुछ जो वापस आ गए हैं, अवैध ढंग से जो रह रहे थे, इनकी इज्जत की किसी को परवाह नहीं है। मैं आपको बताना चाहता हूं, पत्रकार गगनदीप ने बताया है कि कितने भारतीय लौटे। इस बारे में हमें क्या जानकारी मिल रही है, इस पर आपको गौर करने की जरूरत है। अमेरिका से 104 अवैध भारतीय प्रवासियों को लेकर विमान अमृतसर एयरपोर्ट पर उतरा। सिर्फ पंजाब ही नहीं बल्कि गुजरात, हरियाणा, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और चंडीगढ़ के अवैध प्रवासियों को भी अमेरिका से वापस भेजा जा रहा है। इन 104 लोगों में से 25 महिलाएं और 12 नाबालिग शामिल हैं। सबसे कम उम्र का यात्री गुजरात का एक 4 साल का बच्चा है। इसके अलावा 48 लोग 25 साल से कम उम्र के हैं। अब ये जो संख्या आई है, मैं आपको बतलाना चाहता हूं किस राज्य से कौन है। गुजरात से 33, हरियाणा से 33, पंजाब से 30, उत्तर प्रदेश से 3, चंडीगढ़ से 2, यानी कुल 104 भारतीयों को भेजा गया है। आज कांग्रेस सवाल पूछ रही है, और वो ये सवाल पूछ रही है कि एक बार हमारी एक राजनयिक थी देवयानी खोबरागड़े, उनकी बेइज्जती अमेरिका ने की थी, उनके साथ ज्यादती अमेरिका ने की थी, और उस वक्त मनमोहन सिंह की सरकार थी। तब हमने सख्त तेवर अपनाए थे। अमेरिका के साथ हमारे रिश्ते अधर में लटक गए थे और अमेरिका को यू टर्न लेना पड़ा था, माफी मांगनी पड़ी थी। जो बात पवन खेरा कह रहे हैं इसमें संपूर्ण सत्यता है, और यह बात मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि बतौर पत्रकार उस वक्त मैंने मनमोहन सिंह सरकार पर दबाव बनाया था, क्योंकि मैं फॉरेन अफेयर्स कवर करता था। उस वक्त का जो पत्रकार था, 2014 से पहले का पत्रकार, वो अपनी सरकार से सवाल करता था, उन्हें कटघरे में रखता था, और इसी वजह से सरकार को एक्शन लेना पड़ा था। सरकार ने अमेरिका के खिलाफ सख्त तेवर अपनाए थे। इसी बात का जिक्र पवन खेरा अपने इस बयान में करते हैं। पवन खेरा ने क्या कहा उस घटना की याद दिलाते हुए आपकी स्क्रीन पर। अमेरिका में भारतीयों को हथकड़ी लगाकर और अपमानित कर कर निर्वासित किए जाने की तस्वीरें देखकर एक भारतीय होने के नाते मुझे दुख होता है। मुझे दिसंबर 2013 की वो घटना याद है जब भारतीय राजनयिक देवयानी खोबरागड़े को अमेरिका में हथकड़ी लगाई गई थी और स्ट्रिप सर्च किया गया था, यानी कि उनके कपड़े उतारकर उनकी तलाशी ली गई थी। विदेश सचिव सुजाता सिंह ने अमेरिका की राजदूत नैन्सी पावेल के सामने कड़ा विरोध दर्ज किया था। यूपीए सरकार ने तीखी प्रतिक्रिया दी थी। मीरा कुमार, सुशील कुमार शिंदे और राहुल गांधी जैसे नेताओं ने भारत दौरे पर आए अमेरिकी कांग्रेस के प्रतिनिधिमंडल से मिलने से इनकार कर दिया था। और उस प्रतिनिधिमंडल में कौन कौन थे? जॉर्ज होल्डिंग, पीट ओल्सन, डेविड श्वार्ट्स, रॉबर्ट वुडॉल, मैडलिन बार्डलो, ये तमाम लोग उस प्रतिनिधिमंडल में थे, मगर राहुल गांधी ने उनसे मिलने से मना कर दिया था। आगे डॉक्टर मनमोहन सिंह ने अमेरिका की इस कार्रवाई को निंदनीय बताया था। भारत सरकार ने अमेरिकी दूतावास को दी जाने वाली कई सुविधाएं वापस ले ली थी, जिनमें दूतावास कर्मियों के लिए खाद्य पदार्थों और शराब के रियायती आयात की अनुमति भी शामिल थी। आयकर विभाग ने अमेरिकी एम्बेसी के स्कूल की जांच शुरू कर दी थी। जॉन केरी ने देवयानी खोबरागड़े के साथ किए गए व्यवहार पर खेद व्यक्त किया था। अमेरिकी प्रशासन ने विदेश सचिव सुजाता सिंह को कॉल कर अमेरिका की ओर से खेद प्रकट किया था। यह बदतमीजी जब अमेरिका ने देवयानी खोबरागड़े के साथ की थी, तब देश सरकार की यह प्रतिक्रिया थी
मैं एक पत्रकार था, मैंने उस वक्त की सरकार को कटघरे में रखा था, मगर आज इस तरह से बेइज्जत करके, इस तरह से बेड़ियों में एक अमेरिकी विमान में ये लोग आए हैं, लौटे हैं, इस हालत में लौटे हैं। इनके दिल रो रहे होंगे। एक तो आपकी चोरी पकड़ी गई क्योंकि आप अवैध ढंग से रह रहे थे। आपको समझना पड़ेगा दोस्तों, ये लोग अपराधी नहीं हैं। ये लोग अपने 4 साल के बच्चे के साथ रह रहे थे, अपनी बीवी के साथ रह रहे थे, शायद बुजुर्ग मां बाप के साथ भी रह रहे होंगे, और अब इन्हें लौटना पड़ रहा है। और सिर्फ ये नहीं लौट रहे हैं, सैकड़ों भारतीयों को इस तरह से लौटाया जा रहा है, और सब इसी तरह से बेड़ियों में लौटेंगे। क्या कभी आपने ऐसी तस्वीर देखी है? बताइए। और सबसे बड़ी बात, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुंभ डुबकी की चर्चा की जा रही है, मगर साहब मजाल है इन बेबसों की भी कोई चर्चा करे। मैं इतना ही कह सकता हूं कि आप लोगों के साथ मेरी पूरी सहानुभूति है। मैं आप लोगों का मजाक नहीं बनाऊंगा। मैं समझ सकता हूं कि आप लोग कितने बेबस रहे होंगे, क्योंकि देखिए यह सरकार क्या दावा करती है कि संगोल युग है, रामराज्य आ गया है, 5 ट्रिलियन की हम इकोनॉमी बनने वाले हैं। ये तो चलिए अवैध ढंग से रहने वाले भारतीय थे। जो वहां वैध भारतीय हैं, एनआरआईज हैं, लीगली वहां रह रहे हैं, उनमें से किसी की हिम्मत नहीं है कि वो अपनी नागरिकता त्याग कर भारत आकर बस जाएं, क्योंकि भैया अब रामराज चल रहा है। अपने पैसे को वहां बेचो, अपनी संपत्ति को भेजो और भारत आओ, यहां काम करो, यहां की अर्थव्यवस्था को बढ़ाओ। तुमने उतनी भी हिम्मत नहीं है, तुमने उन अवैध भारतीयों को भी मदद नहीं दी। आज इस सवाल उन भारतीयों से है जो वहां बसे हुए हैं। जब इस तरह से हमारे देशवासियों को बेइज्जत किया जा रहा था, तो क्या आपने उस पर आपत्ति जाहिर की? क्या आपने ट्रंप सरकार पर दबाव बनाया कि कम से कम इस तरह से जलील तो मत करो? अरे भाई, अगर कोई भारतीय किसी विमान में बैठा हुआ है तो आपको उसे आखिर क्यों बेड़ियां डालनी हैं? आपको क्या लगता है कि वो इमरजेंसी का दरवाजा खोल के ऊपर से नीचे कूद जाएगा? अरे भाई, वो इमरजेंसी का दरवाजा क्यों खोलेगा? हर कोई तेजस्वी सूर्या नहीं होता है। ये सब बेबस हैं। 24 घंटे की उस यात्रा में जितने भी घंटे लगे होंगे, कम से कम 17-18 घंटे लगे ही होंगे, उनकी आंखों में आंसू होंगे। उन 17-18 घंटे वो लगातार रो रहे होंगे, मगर साहब मजाल है उनके दर्द से किसी को कोई नाता हो। अरे भाई, जब महाकुंभ महाहादसे में मारे गए लोगों के दर्द, पीड़ितों से इस नपुंसक गोदी मीडिया को कोई लेना देना नहीं है। आपको लगता है जो भारतीय वापस आ रहे हैं उनसे कोई लेना देना होगा? और आप मुझे ही गाली देंगे। इन मुद्दों को उठाने के लिए आप मुझ पर ही फब्तियां कसेंगे, गालियां देंगे। मुझे आपकी गालियां स्वीकार है। मैं ये सवाल उठाता रहूंगा, चाहे उसके लिए आप मुझे एंटी नेशनल, अर्बन नक्सल और न जाने कितने लफ्जों से नवाजें। अगर आपको लगता है यह सवाल उठाकर मैं देश के साथ गद्दारी कर रहा हूं, तो आपको अपने मानसिक स्थिति की जांच करानी चाहिए। यह देश के साथ गद्दारी नहीं है, मैं देश की जनता के साथ खड़ा हूं। क्योंकि अगर देश की जनता ही नहीं है, चाहे वो कोरोना में मारे गए लोग हों, चाहे वो महाकुंभ महाहादसे में मारे गए लोग हों, या फिर जिन्हें बेइज्जत करके अमेरिका से वापस भेजा गया, हमें उनके साथ खड़े रहना है दोस्तों। उन्हें हम त्याग नहीं सकते, हमारे ही देश के हैं। आपको चिंता होती है बांग्लादेश के हिंदुओं की, मगर अपने ही देश के हिंदुओं की कोई चिंता नहीं है आपको। जब इस तरह से हिंदुओं को बेइज्जत किया जाता है, तब आपका खून नहीं खौलता है? बताइए, हकीकत क्या है? आपका खून इनके लिए इसलिए नहीं खौलता है क्योंकि आपकी चिंता सिर्फ एक पॉलिटिकल पार्टी को लेकर है। उसी को लेकर आपके मन में चिंता है। देश, धर्म, हिंदू धर्म, उससे आपका कोई लेना देना नहीं है। मगर मैं यह सवाल उठाऊंगा, चाहे यह सवाल कितने भी असहज करने वाले हों। अविसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प। इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए।